Hello, dear student. So let's start with another chapter. In this chapter, we discuss about the community pharmacy and management. This is chapter 9, and in this chapter, we discussed all things related to our syllabus. So let's start. Here we discuss about the content, that what type of content we have to study. So, starting from the first point, legal requirement to set up a community pharmacy and management, which means कि जो legal requirements क्या क्या legal requirement है दी हुई है by the authority to the pharmacist to set up a any community pharmacy or retail pharmacy. So, next point, which is site selection requirement according to the authority, according to the legal requirement, which type of selection of site we have to required. ठीक है, फिर है फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, विच टाइप ऑफ डिजाइन एंड इंटीरियर वी हैव टू रिक्वायर टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी. दैट मीन्स कि जो ब्लू प्रिंट है या कोई डिजाइन, क्या इंटीरियर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फार्मेसी है उसके सेटअप में. ठीक है, फिर है वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, हमें कैसा वेंडर सेलेक्ट करना है. ठीक है, वेंडर मतलब जो मीडिएट काम करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग टू द रिटेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब है उससे तुम्हें दवाई लेके और फार्मेसी पे देना है ना, तो वो वेंडर्स होते हैं. अब वेंडर का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे और ऑर्डरिंग कैसे करेंगे, विच मीन्स कि किस किस लिस्ट, कौन कौन से टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन हम बनाएंगे या कौन कौन सी मेडिसिन हमें रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे ऑर्डरिंग कर सकते हैं. ठीक है, फिर है प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड और इन्वेंट्री मैनेजमेंट. प्रोक्योरमेंट मतलब कैसे खरीद सकते हैं, कि हमारा जो पैटर्न है लिस्ट ऑफ मेडिसिन बनाने का या फिर प्रोक्योर करने का, तो हम इसमें वो भी सीखेंगे या पढ़ेंगे. ठीक है, फिर हमारा इन्वेंट्री, हमारा जो डेटा है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी ड्रग्स है उसकी सेलिंग से ज्यादा हम उसकी मैनेजमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट और कंट्रोल अच्छा होगा और हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस का रन करना पॉसिबल है. ठीक है, फिर है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. अब हम फाइनेंशियली कैसे प्लान करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. दैट मीन्स कि अगर मैं एग्जांपल लूं, इफ आई टुक एग्जांपल ऑफ एनी रिटेल फार्मेसी, तो एक सेटअप को लगने में 10 लाख लगते हैं, तो मैं उन 10 लाख को कैसे इन्वेस्ट करूंगी और मेरा क्या क्या मैनेजमेंट होगा टू रिलेट टू दैट 10 लाख रुपी. ओके, फिर है अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी. अब देखो सारी चीज इंपॉर्टेंट है बट ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा अकाउंटेंसी अच्छा नहीं होगा, दैट मीन्स कि जो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है ना, जो हमने प्लान किया है, अगर हम उसको अच्छे से अकाउंट नहीं करते हैं, डेली अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो पैटर्न है बिजनेस रन कराने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा. हमारी चेन साइकिल जो है ना, जैसे इस पे लिखा हुआ है 2 टाइप ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है, डे बुक और कैश बुक. तो डे बुक और कैश बुक का अगर मैनेजमेंट हम नहीं रखते हैं और हमें पता ही नहीं है कि क्या ऑर्डरिंग हो रही है, क्या परचेज हो रहा है और क्या सेल हो रहा है, तो हम अपने मैनेजमेंट को प्रॉपर रन नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारा मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. फिर है हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, विच मीन्स कि जो फार्मेसी है, आजकल फार्मेसी पे हम देखते हैं जो कंप्यूटर रखे होते हैं, है ना, तो हमारी जो फार्मेसी है अब उस पे सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं. ठीक है, तो उसमें सॉफ्टवेयर आते हैं फार्मेसी को रन कराने के लिए. ठीक है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर. ये जो मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है ये ऑनलाइन फार्मेसी को रन कराने का सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में हम ए टू जेड जितनी भी हमारे पास मेडिसिन है, डोसेस फॉर्म है, हम उनकी
एड्रेसिंग कर सकते हैं, और एड्रेसिंग करके हमें पता चल जाएगा, जैसे इन्वेंट्री वाला मेथड, ठीक है, कि हमारे पास कौन सा ज्यादा हो रहा है अमाउंट में, स्टॉक में ज्यादा कौन सा है, एक्सपायर कौन सा होने वाला है, किसकी कमी हो रही है, तो हम उससे अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसका क्या है, बड़ा आजकल यूजफुलनेस है, बड़ा काम आती है ना। और इसकी अवेलेबिलिटी हम देखेंगे इस पॉइंट में या टॉपिक पे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर्स जो है, पेशेंट जो है, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप, दैट मीन्स कि जो हम बिजनेस चला रहे हैं उस क्राइटेरिया पॉइंट पे हम उन्हें कैसे डील कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, विच इज टू इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा डीलिंग पैटर्न बेकार है तो हम अपना बिजनेस रन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ऑडिट्स इन फार्मेसी, अब देखो हमारे पास हमने सेटअप लगा लिया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट देख लिया, डे बुक, कैश बुक, सॉफ्टवेयर देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल, वेंडर्स देख लिए, डिजाइन इंटीरियर्स देख लिए, लेकिन अगर हमारे पास सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी गाइडलाइंस, तो हमारी जब ऑडिट्स होगी, ऑडिट का मतलब होता है टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्टर्स आते हैं वो हमारी फार्मेसी पे इंस्पेक्शन करते हैं, अगर गाइडलाइंस से मैच करती हुई चीजें हमारे पास अवेल नहीं है तो वो हमारे लाइसेंस को कैंसिल कर सकती हैं, दे हैव अ राइट, ठीक है। तो उनके पास एक राइट है और परमिशन होती है कि भाई तुम इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो। तो ऑडिट्स भी होती हैं, फार्मेसी का सेटअप लगाने के लिए हमारे पास दिमाग में होना चाहिए कि हम बस ऐसे नहीं दुकान खोल के बैठ जाए, हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस की तरह फॉलो करने के लिए सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। फिर है हमारा एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। देखो फार्मेसी मैनेजमेंट, फार्मेसी को मैनेज करने के लिए बहुत टर्म्स की गाइडलाइंस चाहिए होती है, तो उसमें एसओपी, व्हाट इज एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दी होती है बाय द अथॉरिटी, उसको फॉलो करके जो फ्रेशर लोग हैं कैसे फार्मेसी में एग्जिस्ट कर सकते हैं और कैसे फार्मेसी को मैनेज कर सकते हैं, उनको चलाना तो आता नहीं है स्टार्टिंग में, तो वो उन चीजों को प्रॉपर हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करके। जैसे हम जब बी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी में या बी फार्म इन फार्मेसी में आफ्टर 12th जाते हैं तो हमें भी कुछ नहीं पता होता है ना, लेकिन वहां पे भी जब हम लैब्स करते हैं दैट टाइम पे हम कुछ एसओपीज पढ़ते हैं, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, टैबलेट पंचिंग मशीन, हमने उसका स्टैंडर्ड देखा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देखा, अब उस पे लिखा हुआ है भाई इसको कैसे फॉलो करना है, इसको ऑपरेट कैसे करना है। जो फ्रेशर पर्सन है उसको नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है और ये मशीन क्या है, दोनों नहीं पता। उनको नहीं पता हॉपर क्या होता है, उनको नहीं पता पाइप क्या है, उनको नहीं पता प्रेशर क्या है, डाइस क्या है, पंचेस क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन वो जब वो एसओपी पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। वैसे ही हमारी फार्मेसी को ऑपरेट करने के लिए या चीजों को शेड्यूल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एक एसओपी लगाया जाता है, ताकि जो भी फ्रेशर पर्सन आ रहा है उसको इतनी नॉलेज मिल जाए कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू द डिजिटल हेल्थ। अब देखो डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम देखते हैं आजकल हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर, स्पेग्मोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर और हमारा क्या है थर्मामीटर, सारी चीजें डिजिटली आती हैं। स्टार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये हमारा यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल फिर हम अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। सो देयर हैज बीन ट्रेमेंडस डेवलपमेंट ड्यूरिंग पास्ट फ्यू डिकेड्स इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। हमारी फार्मेसी में अगर हम देखें तो कुछ बीते 5 सालों में या कुछ 10 सालों में बड़े चेंजेस हुए हैं, हमारा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है हमारा फार्मेसी फील्ड, है ना। तो ये ट्रेमेंडस डेवलपमेंट है। तो today's pharmacy fill more than 4 billion prescription each year and number continue rise with the population age। जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट भी
बढ़ रही है, क्योंकि डिजीज स्प्रेड हो रही है, डिजीज बढ़ रही है, तो प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। अगर हम एग्जांपल ले कोविड-19 का, तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन रेट जो है वो बहुत बढ़ गए थे, है ना, पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो जो फार्मेसी है मोर देन 4 बिलियन प्रिस्क्रिप्शन पर ईयर प्रिस्क्राइब कर रही है। तो सोचो जो हमारा फार्मेसी फील्ड है ये बहुत हाइट पे चल रहा है, ठीक है। और इंडिया हमारा थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है टू डेवलप ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मेडिसिन। तो मेजोरिटी ऑफ फार्मेसी अप्रोक्स 70% वर्ल्ड वाइड इन अ कम्युनिटी ऑल्सो कॉल्ड एज रिटेल फार्मेसी। अगर हम मेजोरिटी की बात करेंगे तो 70% वर्ल्ड वाइड में कम्युनिटी फार्मेसी सेटअप हो रखे हैं। अब जो सेटअप हो रखे हैं इन सेटअप्स को हम क्या कहते हैं, रिटेल फार्मेसी। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा जो आपका पर्टिकुलर एरिया है उस एक एरिया में कम से कम 4 फार्मेसीज या 5 फार्मेसी होती ही होती है ना। तो वो क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी। उन फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन आउट पेशेंट फ्रॉम द एम्बुलेटरी केयर सेटिंग। अब कम्युनिटी फार्मेसी जो है इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पेशेंट आया, बाहर से बाहर बात की, दवाई ली, सजेशन लिया और चला गया, तो ये आउट पेशेंट एम्बुलेटरी केयर डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें पेशेंट को इन पेशेंट डिपार्टमेंट हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू हॉस्पिटलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को बस आना है, फार्मासिस्ट से डिस्कस करना है अपना जो भी डिसीज हो रही है, जो भी कंडीशन है, जो भी सिम्टम्स अराइव हो रहे हैं वो, और उसके अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट जो उनको सजेशन देगा और सजेशन देने के बाद जो भी केयर प्रोवाइड करेगा, तो इसको हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट केयर भी कहते हैं। फार्मेसी प्रोफेशन इन्वॉल्व इन बोथ एक्टिविटी। बिजनेस पर्पज से अगर हम बात करें तो ये हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि बिजनेस हम इंडस्ट्री का भी चला सकते हैं और कॉमर्स का भी चला सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डील विद द रिसर्च डेवलपमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है, कोई भी नया मॉलिक्यूल डेवलप कर रही है, रिसर्च कर रही है, उसको डेवलप कर रही है और डेवलप करने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दे रही है, तो दवाई बन के तैयार होगी। अब कॉमर्स क्या कर रहा है, एज it is concerned with the distribution and delivery of the medicine to the consumer। जो भी कंज्यूमर्स है उनके पास अपनी डिलीवरी, ड्रग की डिलीवरी को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हमारे क्या कर रहे हैं, कॉमर्स वाले कर रहे हैं। तो दोनों एक्टिविटी है और दोनों टाइप के बिजनेस भी हमारे सेटअप में चल सकते हैं। लेकिन हम अपनी कम्युनिटी फार्मेसीज की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे और कंज्यूमर के बीच में हमारा भी रोल प्ले होता है। कंज्यूमर पेशेंट होते हैं, पेशेंट से पहले रिटेल फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट आते हैं। सो यहाँ पे हमारे सेटअप की भी बात है, ठीक है। तो चेन इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन बिगिंस विद, कहां से स्टार्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, उसे होलसेल कर रहा है, फिर कम्युनिटी फार्मेसी पे जा रही है, फार्मेसी से कंज्यूमर जो कि पेशेंट है उनके पास जा रही है, ठीक है। सो हेयर अवर रोल इज ऑल्सो प्लेड कि हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेडिसिन भेजेंगे और हमें अपना सेटअप प्ले करना है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, इन दिस स्लाइड वी डिस्कस द लीगल रिक्वायरमेंट। अभी हमने पढ़ा थ्योरेटिकल में क्या क्या मतलब चीजें होनी चाहिए, अब हम पढ़ेंगे लीगल क्या क्या रिक्वायर्ड है हमारे लाइसेंस को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस या क्या क्या हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पहला है मिनिमम क्वालिफिकेशन। सो देयर शुड बी अ मिनिमम क्वालिफिकेशन व्हिच इज फार्मासिस्ट शैल बी पास्ड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी। मतलब हमारा जो फार्मासिस्ट है उसको डिप्लोमा इन फार्मेसी में पास होना चाहिए एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन, और सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन होना चाहिए क्या, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ नॉट लेस देन 500 आवर्स और 3 month एज वेल एज, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और दूसरा क्या होना चाहिए, 3 महीने की ट्रेनिंग का हमारे पास लेटर होना चाहिए और 500 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। 3 months is equal to 500 hours, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द guidelines, BTE guidelines या PCI guidelines, okay। So next requirement is
फार्मेसी लाइसेंस, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करना चाहते हैं. सो हाउ वी कैन अचीव इट? ड्रग लाइसेंस इज मैंडेटरी फॉर सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी. हमारे लिए बहुत जरूरी है. कोई भी ड्रग को सेल करना है विदाउट लाइसेंस वी कैन नॉट सेल इट. ठीक है, तो हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए ड्रग का. ठीक है, जो कि हमारी कौन अप्रूव करती है? सेंट्रल लेवल पे अप्रूव करती है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉर्मली इंचार्ज ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस. उसको ग्रांट करने का काम किसका है? CDSCO का, केंद्रीय लेवल पे. ठीक है, इन ऑर्डर टू ओपन अ फार्मेसी, अगर आप कोई फार्मेसी ओपन करना चाहते हो तो वो स्टेट वाले कौन करेंगे या सेंट्रल वाले कौन करेंगे? तो सेंट्रल वाले में CDSCO अप्लाई वो परमिट करेंगे या ग्रांट करेंगे. ठीक है, अब स्टेट पे कौन करेगा? स्टेट पे हमारे करेंगे PCI. जैसे फॉर एग्जांपल यूपी का क्या है? यूपी का क्या, दिल्ली का भी, हर जगह का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है? जो स्टेट लेवल पे है, जैसे कि मैं अपना बताऊं, मेरा यूपी का लेवल है, तो यूपी में जो हमारा जोनल एरिया है, मतलब जो हमारा स्टेट है, उसमें हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जाते हैं और हमारा लाइसेंस अप्लाई करने के बाद हमें वहां से लाइसेंस मिल जाता है. ठीक है, तो हमारा कौन अप्रूव कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं? स्टेट काउंसिल. स्टेट काउंसिल कौन है यहाँ पे? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI. फिर हमारा ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस, कितना ड्यूरेशन के लिए चलेगा. ठीक है, और कितने के लिए हमें मिलेगा. ठीक है, तो पहले थिंग याद रखना कि जो हमारा लाइसेंस है उसको हमारा वैलिडिटी मिलती है अप टू 31 ऑफ दिसंबर. जब हमने लाइसेंस अप्लाई किया और हमारे पास लाइसेंस आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो लाइसेंस आने के बाद हमारी जो फार्मेसीज है, ठीक है, हमारी जो फार्मेसीज हैं उनका वैलिडिटी या फार्मासिस्ट के लाइसेंस की वैलिडिटी 31 ऑफ दिसंबर से रहती है उस साल के अंत वाले. ठीक है, इट शुड बी रिन्यूड विद इन 6 मंथ आफ्टर इट एक्सपायरी. अगर ये 31 में एक्सपायर हो रहा है या उससे पहले, तो हमें 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्सपायर को रिन्यूड करा लेना है. जैसे 31 ऑफ दिसंबर अब हमारी इसकी क्या है, एक्सपायरी है, तो हमें जून से पहले इसको वो कराने लेना है. ठीक है, जून 1 तक, क्योंकि उसके बाद इसका 31 के बाद भी चालान लगता है, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम पीरियड आ जाता है तो ज्यादा चालान काटते हैं. ठीक है, तो हमें ये करना है. तो थर्ड पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो सकती है कि हमें ये फॉर्म फिल करने हैं. फॉर्म 20B, 21, 20G, 20C, 20D, है ना, दीज आर द वैलिड. अच्छा, ये भी पॉइंट याद रखना कि जो हमारी वैलिडिटी है, जो लाइसेंस हमने रिन्यूड करा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्च में, फर्स्ट टर्म्स जो होती है वो यही होती है, जब हमारा लाइसेंस हमारे पास आता है उसका फर्स्ट रिन्यूअल जो है मार्च 31 से पहले कराना पड़ता है. तो मार्च 31 से पहले मैंने रिन्यूअल करा लिया तो उसकी वैलिडिटी जो है वो 5 इयर्स की हो जाती है. मतलब 2026 के मार्च में मैंने अपना वैलिडिटी वो रिन्यूड कराया, तो 2031 तक, दिसंबर तक हमारा लाइसेंस वैलिड होगा. ठीक है, उसके बाद हमें उसे फिर 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है, ये चलता रहता है. ठीक है, तो उसके बाद मुझे उसे फिर से रिन्यूड कराना पड़ेगा. तो ये ग्रांटिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल और स्टेट वाले डिसाइड करते हैं. ये कुछ मोनोपोली है उनकी. ठीक है, टर्म्स है, तो हमें फॉलो करनी पड़ती है, जो कि ये क्या है, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगली यही अप्रूव्ड है ना, हम इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. फिर हमारा क्या है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ विद द प्रिस्क्राइब फी पेड थ्रू चालान शुड बी सबमिटेड ऑफ द अथॉरिटी. मतलब एक्सपायर होने से पहले हमने रिन्यूड करा लिया, अगर नहीं कराया है तो रिन्यूड कराने के लिए जो चालान लग रहा है, जो फीस लग रही है, वी हैव टू पेड इट. ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस बट 6 month ऑफ सच एक्सपायरी एप्लीकेशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब फी एंड एडिशनल, देखो मैंने कह दिया ना, अभी एडिशनल फीस भी जो रिक्वायर्ड उन्होंने बोली है, तो हमें वो भी देनी पड़ेगी. ठीक है, वी हैव टू सबमिटेड द फीस एज वेल एज द एडिशनल फीस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम वो पेड कर देते हैं तभी हमारा रिन्यूअल होगा
और आगे 5 साल के लिए हम उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अवर लीगल रिक्वायरमेंट, फर्स्ट पॉइंट। In the next class we discuss about the form, which type of या कौन से हमारे फॉर्म रिक्वायर्ड होते हैं टू फिल और गेट अ लाइसेंस और अ ड्रग लाइसेंस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।